प्यारे बच्चों नमस्कार, साथियों नमस्कार। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश जीएस की स्पेशल क्लास जो हम चला रहे हैं। उसमें आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो जनजातियाँ। 2 क्लास हम पहले ही आपको करा चुके हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की एक क्लास हम आपको करा चुके हैं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहली क्लास जो थी वो वन्य जीव अभ्यारण्य की थी, और इससे पहली जो पहली क्लास थी वो लोक नृत्य की क्लास थी। तो दोनों क्लासों को आप जाकर इस तरह क्लासेज पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियाँ, कितनी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं और किन किन ज़िलों में हैं, उनके क्या प्रमुख त्यौहार होते हैं, क्या क्या वो त्यौहार उत्सव वो मनाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश जीएस में जनजातियाँ। और देखिए जनजातियों में क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है थारू। कौन सी है? थारू जनजाति है। और सबसे छोटी जो जनजाति है वो है बनरावत। कौन सी? वो है बनरावत। सबसे छोटी जनजाति जो है बनरावत है। और प्रदेश में 2003 से पहले केवल 2 जनजातियाँ, थारू और बुक्सा। कौन कौन सी जनजाति? थारू और बुक्सा। इन दोनों को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति आप जानते हैं, अनुसूचित जनजाति में 10 और जनजातियों को शामिल कर दिया। तो इस प्रकार इस उत्तर प्रदेश में जो सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या है जो अनुसूचित जनजाति में है वो कितनी हो जाएगी? 12। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 है। 2003 से पहले कितनी जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति में थी? 2 थी, थारू और बुक्सा। इसके बाद 2003 के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को उस सीरीज में लाया गया है। ठीक है ना? तो ये अब हम सिलसिलेवार देखते हैं कि कहाँ कितना किस ज़िले में कौन कौन सी जनजाति हैं, वो आप सिलसिलेवार देखेंगे। पहली जनजाति हम बात करेंगे खरवार या खैरवार। खरवार और खैरवार। खरवार और खैरवार कहाँ कहाँ पाई जाती है? देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र। ये खरवार और खैरवार आप लिस्टेड करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है? देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र। इसके बाद अगली जो जनजातियों की हम बात करेंगे गोंड, धुरिया और ओझा। गोंड, धुरिया और ओझा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, इन जिलों में 12 जिले हैं। इन 12 जिलों में आपकी कौन सी जनजाति निवास करती है? गोंड, धुरिया और ओझा। ये पूछ लिया जाए ओझा किन जिलों में, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी समझ लीजिए। पूछेगा कि ओझा किस उसमें नहीं पाई जाती है, नहीं वाला क्वेश्चन होगा। तो उस समय आपको जो याद हैं जिसमें पाई जाती है उन कुछ 3 क्वेश्चन को, उन 3 जिलों को ढूंढो, चौथे को नेगलेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए पहले हम ज़िले पढ़ लेते हैं और फिर इनके त्यौहार, मुख्य त्यौहार कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन से इसके जो है नृत्य हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं किस किस ज़िले में ये पाई जाती हैं। तो इसमें अगला नाम है बुक्सा। बुक्सा बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, आगरा में। इसके बाद थारू जो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, उसमें वो कहाँ पाई जाती है? महाराजगंज में पाई जाती है, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में और लखीमपुर में। तो ये 5 जिलों में आपकी थारू जनजाति मिलती है। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। इन 5 जिलों में आपकी कौन सी जनजाति मिलती है? थारू जनजाति मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए, बाकी और जनजातियों की बात करेंगे। सहरिया। सहरिया जनजाति जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनमें जिलों की संख्या अकेली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सहरिया जनजाति किस में पाई जाती है? ललितपुर में। कौन से ज़िले में? ललितपुर में। और पहरिया और बैगा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। पहरिया और बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और पहरिया सहरिया जनजाति, देखिए सहरिया और पहरिया याद रखिए, पहरिया सोनभद्र,
और सहरिया ललितपुर। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखिए आप। इसके बाद अगली जनजाति है पंखा या पनिक। पंखा या पनिक जनजाति, पंखा या पनिका जनजाति तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये पाई जाती है। इसके बाद अगरिया और पठारी, ये कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। अगरिया और पठारी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। आप लिस्टेड करके सोनभद्र की जनजातियों को अलग कर सकते हैं, जिले वाइज अलग कर सकते हैं, जैसा आपका उचित लगे आप ऐसे लिस्टेड कर सकते हैं। चैरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? चैरो जनजाति यूपी में पाई जाती है, चंदौली और सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है? चंदौली और सोनभद्र में। भुनिया और भुइयाँ जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। भुइया और भुनिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ? सोनभद्र में। ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 थारू। सबसे पहले हम अब जनजातियों को हम 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन में लिए चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 हम उनके बारे में बातें करेंगे कि उनमें क्या है, कैसे है। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में पाई जाती हैं। ये हम ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुके हैं कि उत्तरी भागों में निवास करते हैं। थारू जाति के लोग किरात वंश के हैं। एक क्वेश्चन आप ये याद रखिए, थारू जाति के लोग किसके हैं? कोल किरात, सुना होगा ना शब्द, कोल किरात। तो किस वंश से? किरात वंश से। तथा ये कई अन्य उपजातियों में विभाजित होती है, कई अन्य उपजातियों में विभाजित होती है। थारू जाति के लोग कद में चौड़े, कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति वाले, मुख जो है उनके चौड़े होते हैं और पीले रंग के होते हैं। हल्का सा उनका जो चर्म है, चमड़ा है, वो कैसा है? पीला है। इनका भोजन मुख्यतः क्या है? चावल। एक तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इनका मुख्य भोजन, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल है। इसके अतिरिक्त ये दाल, दूध, मांस और मछली का भी सेवन करते हैं। किस किस का? दाल, दूध, मांस और मछली का भी सेवन करते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। और इनमें बजहर नाम का त्यौहार प्रचलन में। एक ये इंपॉर्टेंट चीज, थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा? बजहर। कौन सा? बजहर। ठीक है। और ये दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, नोटेबल चीज है, नोट कर लीजिए। दीपावली को शोक के रूप में कौन जनजाति मनाती है? तो आप आंसर देंगे थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है। और इनका प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बजहर। इस थारू जनजाति में संयुक्त व पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। एक तो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं और पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक कहते हैं जिसमें पुरुषों की चलती हो, जिसमें प्रभु सत्ता किसकी हो? पिता की हो। पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक होंगे तो वहाँ किसकी? माँ के अधिक सुनी जाएगी। ठीक है ना। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। अगर विधवा हो जाए तो उसके पुनर्विवाह की भी व्यवस्था इसमें है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है, इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है जिसको लट्ठ भरवा भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लट्ठ भरवा भोज। तो की पॉइंट क्या क्या आपने लिखे इसमें? की पॉइंट मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, की पॉइंट, और कलर चेंज करके हाईलाइट कर देते हैं। तो पहला की पॉइंट है इसमें, मुख्य भोजन क्या है? चावल है। अच्छा, वाइट से करते हैं। क्या है की पॉइंट? आप देखिए, पहला मुख्य भोजन क्या है? चावल। एक तो आप ये की पॉइंट रखिए। दूसरा, इनका प्रमुख त्यौहार क्या है? बजहर। बजहर। तीसरा, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। संयुक्त और पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं और विधवा विवाह होता है। और इस प्रकार जब विवाह में भोज दिया जाता है तो उसको कहते हैं लट्ठ भरवा भोज। क्या कहते हैं? लट्ठ भरवा भोज। तो अब आप समझे होंगे कि कैसे थारू जनजाति के बारे में जो मुख्यतः पेपर में पूछी गई हैं वही हमने बातें की है। अब अगली हम बात करेंगे बुक्सा। बुक्सा जनजाति। देखिए, अगर आप लाइक शेयर करते रहेंगे तो भाई हमको बूस्टर मिलता रहेगा और एक एक चीज़ आपको एग्जाम रिलेटेड कराएंगे। पढ़ाने को तो अकेली जनजाति पर आप पूरे दिन का लेक्चर निकाल दीजिए, थारू जनजाति को पूरे दिन पढ़ाते रहिए, पूरे दिन पढ़ाते रहिए, जनसंख्या और ये वो जो एग्ज़ाम में नहीं आता हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो
पता भी चल जाए और एग्जाम रिलेट भी आप पढ़ लें। तो चलिए बुक्सा जनजाति में आप पढ़ेंगे। बुक्सा को एक और नाम भोक्सा भी कहीं कहीं कह देते हैं। भोक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में निवास करती है। तो जिले तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलने में किसका, हिंदी भाषा का। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। देखिए थारू का केवल चावल था, उसके बाद मछली आ रहा था। यहाँ मुख्य भोजन मछली और चावल है। अधिकांश परिवार संयुक्त तथा विस्तृत होते हैं और परिवार में पितृसत्तात्मक। संयुक्त होते हैं, विस्तृत मतलब बड़े होते हैं, और पितृसत्तात्मक ये भी पितृवंशीय प्रथा प्रचलित है। पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय प्रथा प्रचलित है। इनमें देखिए ये की पॉइंट, इनमें हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किस जनजाति में हिंदुओं जैसी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, बुक्सा जनजाति में। ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा, नाई बुक्सा, ऐसी जो आदि जो वर्ण व्यवस्थाएं आपके हिंदुओं में है, वर्ण विभाजन जो हिंदुओं में है, वही अप्रोक्सीमेशन बुक्सा में भी है। इनमें विधवा विवाह प्रचलित है, उसमें भी आपको विधवा विवाह मिला था देखने को थारू में, और इसमें भी तलाक सरलता से हो जाता है। और तलाक इसमें क्या है, सरलता से हो जाता है, ठीक है। उसमें तलाक सरलता से नहीं होता। अगली जो की पॉइंट है वो देखिए, ये लोग किसकी पूजा करते हैं ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना। ये लोग महादेव, दुर्गा लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं तथा इस जनजाति में काशीपुर की चामुंडा देवी, काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। किसके लिए, बुक्सा जनजाति के लिए, बुक्सा या भुक्सा जनजाति के लिए काशीपुर की चामुंडा जो है वो सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं और जन्म से मृत्यु तक इनमें सभी संस्कार हिंदुओं के समान ही होते हैं। यानी जितने भी 16 प्रकार के संस्कार आपके हिंदुओं में माने जाते हैं, 16 प्रकार के संस्कार आपके किस में माने जाते हैं, हिंदुओं में। तो बुक्सा में भी कितने प्रकार के होते हैं, बुक्सा में भी बिल्कुल वही सेम सब चीज़ें चलती हैं। हिंदुओं के जैसी वर्ण व्यवस्था, हिंदुओं के जैसे संस्कार, हिंदुओं के ही त्यौहार इनके प्रमुख त्यौहार हैं। तो अप्रोक्सीमेशन ये हिंदू ही जनजाति है। क्लियर, अगला बढ़िए आप, ठीक। इसके बाद दो जनजातियों की हम एक साथ बात करेंगे। पहले हम करेंगे गोंड की। गोंड जनजाति, अधिकांश गोंड लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, अधिकांश, यानी कुछ आपको मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले हो सकते हैं। तो अधिकांश गौंड धर्म के लोग जो है, गौंड जो है हिंदू धर्म का पालन करते हैं और एक उच्च देवी की पूजा करते हैं जिसको बारादो, जिन्हें बारादो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक उच्च देवी की पूजा करते हैं और उस देवी को क्या कहते हैं, बारादो, जिन्हें बारादो के नाम से जाना जाता है। नाग पंचमी, दशहरा और पोला पोला एक पशु उत्सव है, इसके प्रमुख त्यौहार है। कौन कौन से, देखिए ये की पॉइंट है, की पॉइंट है, ये की पॉइंट नोट करिए इस चीज़ को, की पॉइंट। यानी गोंड जनजाति में प्रमुख त्यौहार कौन सा माना जाएगा, नाग पंचमी, दशहरा और पोला, ठीक है। कई गोंड रावण की पूजा करते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो रावण की पूजा करती है, रावण की पूजा करने वाली कौन सी जनजाति है, तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे, गोंड। रावण की पूजा करते हैं जिन्हें वे अपने लोग के 10वें धर्मगुरु और उनके 4 वंशों में से एक पूर्वज मानते हैं, एक पूर्वज मानते हैं, ठीक है। अगली जो है, अगली क्या है, महीगीर। क्लियर हुआ ना, ये की पॉइंट आया कि रावण की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी, गोंड। नागपंचमी, दशहरा और पोला उत्सव किस में होता है, गोंड में, ठीक है। और हिंदू धर्म का लगभग पालन करते हैं, रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए तो अगला हम बात करते हैं महीगीर। अगली जनजाति कौन सी है, महीगीर जनजाति के लोग बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं और इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। ये देखिए पहला, महीगीर जनजाति कौन से धर्म के अनुयायी है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, इस्लाम धर्म का। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मछली पकड़ना। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मछली पकड़ना, ठीक है। धर्म को कौन से को मानते हैं, इस्लाम धर्म को। चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद जो हमने चीज़ें बेहतर है, इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को हम आपके साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। खरवार, अगली जनजाति कौन सी है, खरवार या खैरवार जनजाति के लोग प्रदेश के बलिया,
गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया और सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार आप खैरवार खरवार को देख लीजिए। बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया और सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। इनकी आजीविका के साधन में कृषि पहले नंबर पर आती है, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। यानी कृषि ये करते हैं मुख्यतः रूप से, पशु पालते हैं साथ में और शिकार करते हैं। ये मुख्यतः हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। देखिए अभी महिगीर ही ऐसा था जो मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा था। बाकी आप खरवार खैरवार को भी किस धर्म में काउंट करते हैं, ये किस धर्म को मानते हैं, हिंदी रीति रिवाजों को। ये लोग गौरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान, वनसंती, बसंती, घमसान आदि देवी देवताओं की, ये शायद घमसान आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। घनश्याम होगा ये ना, घनश्याम होगा। आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों में पीपल, सैमल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की भी पूजा करते हैं। ध्यान से समझिए, इसमें एक बार और की पॉइंट देख लीजिए। रीति रिवाजों के हिंदुओं का पालन करते हैं। और वृक्षों की कौन सी वृक्षों की पूजा करते हैं? पीपल, पीपल को ये पूजनीय मानते हैं। सैमल, नीम, हिंदुओं में भी जैसे पीपल को पूजनीय माना जाता है, ऐसे ही खरवार जनजाति में भी पीपल को पूजनीय माना जाता है। और नाग और बिच्छू की भी पूजा करते हैं। हिंदू देवी नाग पंचमी की पूजा करके नाग पंचमी पर नागों की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्यतः खरवार जनजाति के लोग अपनी बोली में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक, हिंदी वर्णमाला में पढ़ेंगे अनुनासिक, जिसमें तय, तोर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, किन किन शब्दों का? तय, तोर, मोर, केकर और ओकर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खरवार जीवित पुत्रिका, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्वों को हर्षोल्लास से मनाते हैं। किसके? जीवित पुत्रिका, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्वों को बहुत हर्षोल्लास के साथ ये मनाते हैं। ठीक है, खरवार जनजाति का। अगला देखिए, भुइया। भुइया जनजाति में आप पढ़िए। भुइया जनजाति प्रदेश में ये सोनभद्र जिले में पाई जाती है। भुइया नाम संस्कृत से आया, जिसका अर्थ होता है भूमि। जिसका अर्थ होता है भूमि। भुइया का अर्थ क्या होता है? भूमि। ठीक है। भुइया समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं हैं, जिनमें से कुछ घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं। यानी भूस्वामी, भाई भूमि का, भुइया से नाम क्या? भूमि, जिनके पास भूमि हो। तो उनमें दो, एक तो ये घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं, जिनके पास भूमि है, लेकिन कई अन्य लोग स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए गए मजदूरों के रूप में भूमि पर कार्य कर रहे होते हैं। तो इनके पास तो भूस्वामी है, यानी इनके पास तो भूमि होती है, और जो बाकी लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से या मजदूर के रूप में भूमि पर कार्य कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार खेलना आदि जीविका के साधनों को प्रयोग करते हैं। आदि जीविका के साधनों का प्रयोग ये करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ में। ठीक है, तो इसके बाद क्लास आपकी ओवर होती है। आज की क्लास में हम इतना ही, जिले वाइज और लट्ठ भरवा और आदि जो चीज़ें हैं ये आपने पढ़ी। बजहर किस त्यौहार किस उसके बुक्सा जनजाति के लिए आता है? बुक्सा जनजाति के लिए बजहर प्रमुख त्यौहार है। नागपंचमी किसके लिए आता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपने जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ जानकारी है हमारे लेवल की, ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए और हमको कमेंट के साथ बता दीजिए कि क्लास कितनी और डीप जाके हम करा सकते हैं। ठीक है, जल्द ही आपके बीच में MCQ लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं होके करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।